ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसके समापन के अवसर पर भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री, गृह एवं सहकारिता मंत्री, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। राजा भोज की नगरी भोपाल में आप पधारे, जोरदार अभिनंदन करें माननीय गृह मंत्री जी का। हमारी ये इन्वेस्टर समिट वास्तव में एक अलग प्रकार के दौर में पहुंच रही है। कल यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया और यशस्वी गृह मंत्री उसका समापन कर रहे हैं। ये हम सब का सौभाग्य है, यह आनंद का विषय है। भारत वर्तमान के समय में अपने स्वर्णिम काल से गुजर रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी अनथक मेहनत के आधार पर देश और दुनिया के अंदर जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ यशस्वी गृह मंत्री कदम से कदम मिला करके हमारे सब के लिए वो सब कराने का प्रयास कर रहे हैं जो अपने अपने स्तर पर राज्य सरकारों के बलबूते पर वो अपने विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए, मापदंड बनाए। मैं आज आप हमारे बीच समय निकाल करके आए, मैं एक तरह से आपका आभार भी मानता हूं और आपका स्नेह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे ऐसी अपेक्षा भी करता हूं। मंच पर ही मौजूद हमारे भारत सरकार के उड्डयन विमान मंत्री श्रीमान राम नायडू जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है, आपका स्वागत है। हमारे बीच उप मुख्यमंत्री द्वय श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, श्री मोहित मल्होत्रा जी, डाबर समूह माननीय उद्योगपति हैं, अडानी समूह के माननीय राजेश अडानी जी, माननीय सिद्धार्थ जैन जी, सुश्री स्वाति सलगांवकर जी, श्री एस.के. अग्रवाल जी, श्री थॉमस चेरियन जी, पूरे मंच का अभिनंदन करें एक बार फिर हमारे आज के समापन सत्र का। मानव संसाधनों से खैर प्रकृति ने भी परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश पे विशेष कृपा की है। हमारे यहाँ पर्याप्त पानी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, निवेश के अनुकूल कानून और व्यवस्था है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार का वर्तमान में निवेश अनुकूल वातावरण है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कल ही माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को लेकर के मध्य प्रदेश के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्वच्छ ऊर्जा, अधोसंरचना विनिर्माण में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों के प्रयास को सराहा है। माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा, 1 वर्ष पूर्व हमने अपनी सरकार आपके आशीर्वाद के गठन के बाद लगातार निवेश के मामले में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की यात्रा प्रारंभ की थी, जिसको संभाग पर औद्योगिक निवेश के सम्मेलन के रूप में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का नाम दिया और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के बाद जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम ऐसे संभाग केंद्रों पर ये 7 अपनी अलग अलग प्रकार की समिट करते हुए और देश के अंदर भी मुंबई, कोयंबटूर, बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, दिल्ली में हमारे लिए इंटरेक्टिव सेशन आयोजित किए गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूके, जर्मनी, जापान में मध्य प्रदेश की विकास गाथा को प्रस्तुत करते हुए विकास के इस आयाम से सबको परिचित कराने का हमने एक तरह से पूरा वर्ष लोकसभा चुनाव का अगर समय छोड़ दें तो पूरे समय हमने निवेश के लिए इसी प्रकार का इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार के इस संकल्प के बलबूते पर देश विदेश के उद्योगपतियों ने अपने खुद की मन की जिज्ञासाओं के समाधान करते हुए लगातार मध्य प्रदेश के साथ जुड़ने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारी हौसला अफजाई की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमने व्यापक रोडमैप बनाने का प्रयास किया तो अपने यहाँ पर कई सुधार भी जो भी सीएस ने बताए उनको लाने का प्रयास किया। सिंगल विंडो सिस्टम, कलेक्टर के यहाँ उद्योग प्रकोष्ठ, ताकि निवेशक को अनावश्यक परेशानी नहीं हो और अपने काम को करने के लिए सरलता से वो आगे बढ़े। लेकिन हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं,
यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री के आशीर्वाद के बाद हमने हमारा ये पूरा वर्ष उद्योग और रोजगार को समर्पित किया है। इसके बाद लगातार आज के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद भी ऐसे कई सेक्टर माननीय गृह मंत्री जी अभी हमारे बाकी है जिसपे हमको ठोस रणनीति के अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं। खासकर कृषि के क्षेत्र में हमारे लिए बड़ी संभावना है। मालवा, चंबल, मध्य भारत ये बेल्ट में पानी की उपलब्धता के आधार पर कृषि आधारित जिलों में बहुत अच्छी संभावना है। इसी प्रकार से टेक्सटाइल का, हमारे रियल एस्टेट का, हेल्थ का, ऐसे कई सेक्टर हैं और कुछ जिले तो अब हमारे संभाग केंद्र के बराबर ही हैं, चाहे वो सतना हो, सिंगरौली हो, कटनी हो। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी विकास के कारवां को लगातार हर माह इसी क्रम में जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ मैं समिट के बारे में बात कर रहा हूँ तो समिट में लगभग 100 से अधिक उद्योगपतियों और विभिन्न सेक्टर एक्सपर्ट ने इसमें भाग लिया और बड़ी संख्या में 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने, प्रमुख उद्योगपतियों ने अपनी इसमें भूमिका अदा की है। भारत की अग्रगण्य 300 से अधिक कंपनियों के एमडी और सीईओ ने इसमें भाग लिया, जिसमें 25,000 से अधिक सहभागिता हुई है। प्रतिभागी के रूप में हमने मोटे तौर पर 7 से 8,000 लोगों को एक सेक्टर में, अर्थात कल सुबह से लेकर दोपहर तक और उसके बाद दूसरे सत्र में दोपहर बाद से लेकर सायंकाल तक, तो लगभग 16,000 लोगों को कल इसमें सह अस्तित्व के आधार पर हमने इन्वेस्टर समिट में उनके साथ भाग लिया। उतनी संख्या में आज हमारे बचे हुए लोग लगभग 18,000 से 20,000 लोगों ने हमारी इसमें भागिता की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं समिट में जब जानकारी देना चाहूंगा कि 5,000 से अधिक B2B और 600 से अधिक B2G बैठकें यहाँ आयोजित की गई है और इसी के कारण से ये हमारी इन्वेस्टर समिट अपने आप में एक अद्वितीय स्थान मुकाम तक पहुंची है। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ऊर्जा, IT, खनन, पर्यटन, स्टार्टअप, शहरी विकास के विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक समझौतों के बारे में बताना चाहूंगा और इस आधार पर मध्य प्रदेश में निवेशकों का जो विश्वास बढ़ा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी गृह मंत्री जी की मौजूदगी में, जब हम कल यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पहले दिन का समापन कर रहे थे तो लगभग हमारे पास 22,50,000 करोड़ के निवेश के कल आंकड़े की यहां घोषणा की गई थी। हमारे 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को मिलाकर के और अभी तक का जो आंकड़ा आया है, हमारे पास कुल 30,77,000 करोड़ के निवेशकों के यहाँ MOU हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक के हमारी जितनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें सर्वाधिक आप सबके आशीर्वाद से ये एक अलग प्रकार से मुकाम पे मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और जैसा कि CS ने कहा है कि हम अपने सभी MOU को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध भी है। हम क्रमशः अपने अपने सभी निवेशकों से अलग अलग विषयवार उनकी रचना बना करके हमारे सरकार के साथ उनके किए गए वादों को निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, महिलाओं को, हमारे अपने सभी प्रकार के अपने इस क्षेत्र की संभावना वाले लोगों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अभियान में, खासकर उद्योग और रोजगार वर्ष में निश्चित रूप से अपने मध्य प्रदेश को सबसे सशक्त राज्यों की कतार में खड़ा करेगी। इसी संकल्प के साथ मैं पुनः माननीय गृह मंत्री जी का आभार मानता हूं और उनके इस आशीर्वाद के लिए खासकर हृदय से आभार भी मानता हूं और उनका स्नेह आशीर्वाद लगातार हमको मिलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः भोपाल की इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उनका पधारने का धन्यवाद भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में, जैसा कि मुझे जानकारी है, हमने तीनों कानून को लागू करने के लिए यशस्वी गृह मंत्री जी को आश्वस्त किया है। 1 साल के अंदर हम सभी प्रकार के सुधारों को लागू करते हुए मध्य प्रदेश को देश के अंदर अच्छा मॉडल बना करके खड़ा करेंगे, ताकि कानून के लागू करने के साथ जो हमारी मूल कल्पना है, माननीय गृह मंत्री जी ने जो लाइन दी है कि हमारे आने वाले समय में सभी जो हमारे
जेल में बंदी हैं उनको न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़े, वो वहीं से कोर्ट में शामिल हो। उसी प्रकार से जो डॉक्टर है वो अपने अपने हॉस्पिटल की ड्यूटी करते करते न्यायालयीन कार्य को भी वहीं से संपन्न करें। ये वाकई अद्भुत समय है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वर्तमान में न्यायालय के अंदर और जो व्यवस्थाओं में सुधार किए गए ये अद्भुत है। इससे 30% से ज्यादा हमारे पुलिस का कार्यबल हमारे पास बचेगा और इस आधार पर ऐसी कई सारी दूसरी गतिविधियों में भी हमारे पुलिस बल सहित कानून और व्यवस्था की स्थिति का अच्छा से हम पालन कर सकेंगे। एक बार फिर मैं माननीय गृह मंत्री जी का आभार मानता हूं और उनका आशीर्वाद का अपेक्षा करता हूं। वो हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे और लगातार हम विकास के कारवां पे यूं ही बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के भविष्य की एक सशक्त और दूरदर्शी रूपरेखा हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब देवी सज्जनों, आप सभी की तरफ से करबद्ध होकर मैं निवेदन करती हूँ हमारे यशस्वी प्रज्ञावान माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से कि आप मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य और निवेश संभावनाओं पर हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपना आशीर्वाद दें। मध्य प्रदेश के लिए युग परिवर्तनकारी इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान राम मोहन नायडू जी, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राजेंद्र शुक्ला जी, मंच ऊपर और मंच के सामने विराजमान अलग अलग उद्योग गृहों के सभी प्रतिनिधिगण, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले ये 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समारोह पर मैं डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम, उनका मंत्रिमंडल और मुख्य सचिव से लेकर पूरी प्रशासनिक टीम को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं कि ये 2 दिन के अंदर 30,77,000 रुपये के एमओयू को जमीन पर उतारा है। यहां आने से पहले मैंने मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी से बात करी, आगे की कार्य योजना के लिए थोड़ा जानकारी भी लिया और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के एमओयू, इसमें से महत्तम एमओयू जमीन पर उतरेंगे। इतना ही नहीं, एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ एंसिलरी इंडस्ट्री जो कई सारी आती हैं, जो इस एमओयू में समाहित नहीं है, उसको भी अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश प्रशासन करेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, 2 दिन के कार्यक्रम में 200 से अधिक कंपनियां, भारतीय कंपनियां, 200 से अधिक वैश्विक सीईओ, 20 से अधिक यूनिकॉर्न संस्थापक और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहां के माहौल को देखने के लिए आए हैं और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मध्य प्रदेश के लिए है। इस बार मध्य प्रदेश ने एक नया प्रयोग भी किया। ये प्रयोग आने वाले दिनों में बहुत सारे राज्यों को भी दिशा दिखाने वाला है कि हर क्षेत्र का
एक अलग इन्वेस्टमेंट समिट 2 दिन का कर पूरे मध्य प्रदेश का एक प्रकार से समविकास करने का प्रयास किया गया है। और मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग बढ़ाने का काम इस प्रयोग ने किया है, ऐसा मैं मानता हूं। ये 2 दिवसीय समिट के अंदर मध्य प्रदेश ने अपने इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, सेक्टोरल पोटेंशियल और विकास के लिए ग्लोबल पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करने के सारे रास्ते एक्सप्लोर कर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। यहाँ कई सत्र हुए, विषयगत सत्र भी हुए, विभागीय शिखर सम्मेलन भी हुए और अंतर्राष्ट्रीय मंच के डिस्कशन भी हुए और ये सभी ने मध्य प्रदेश के विकास को नया आयाम देने का काम किया है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश हमारी देश की भव्य सांस्कृतिक विरासत से है, विकास भी विरासत भी। वो सूत्र को मध्य प्रदेश चरितार्थ करने के लिए ढेर सारे प्रयास कर रहा है, इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, पूरे देश के परिदृश्य की बात करें तो 2047 तक मोदी जी ने देश के युवाओं के सामने, देश के 130 करोड़ की जनता के सामने एक पूर्ण विकसित राष्ट्र भारत को बनाने का संकल्प रखा है और 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प भी रखा है। मध्य प्रदेश की ये इन्वेस्टमेंट समिट, मुझे विश्वास है कि ये दोनों लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए न केवल सहायक होगी, इसमें बहुत बड़ा योगदान भी देगी। क्योंकि जो नई कल्पना है डेवलपमेंट की, वो कल्पना में कभी कोई एक सरकार देश का विकास नहीं कर सकती। टीम इंडिया की कल्पना में भारत सरकार और सभी राज्यों की टीम इकट्ठा होकर समग्र भारत का विकास करे, इस दिशा में जाने का जो लक्ष्य मोदी जी ने रखा था, उसको मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम ने बहुत आगे तक बढ़ाया है। आज इस इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर लोकल और ग्लोबल दोनों निवेश में वृद्धि करने के कई डायमेंशन अचीव कर लिए गए हैं। भारत की अमृत पीढ़ी के लिए, ये जो अमृत काल है, उसकी युवा पीढ़ी के लिए कई सारे कौशल विकास के द्वार ये समिट खोलेगी। ऑटोमेशन और जॉब क्रिएशन के बीच में समन्वय बनाकर मध्य प्रदेश सरकार ने जो नीतियां बनाई है, ढेर सारी अलग अलग सेक्टर के लिए नीतियां बनाई है, वो आगे बढ़ेगी और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी बहुत बड़ा सहायता करेगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, कोई भी कंपनी जब अपने एक्सपांशन के लिए स्थान तय करता है तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला, एक स्टेबल गवर्नमेंट वो ढूंढता है जिससे नीतियों का स्थायित्व मिले और मध्य प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में एक स्थायी और मजबूत सरकार अब विद्यमान है, जिससे विकास के द्वार खुले हैं। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी हमारे भारत के दिल ऐसे मध्य प्रदेश में है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां पर बन चुका है। स्किल वर्कफोर्स की एक बड़ी फौज यहां पर उपलब्ध है। बेहतरीन इकोसिस्टम भी प्रशासन ने उपलब्ध कराया है। मार्केट का एक्सेस भी मध्य प्रदेश से ज्यादा और कोई राज्य को उपलब्ध नहीं है और डिमांड ओरिएंटेड इकोनॉमी भी अब यहां पर बढ़ रही है। और इसके साथ साथ पारदर्शी शासन ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी लोगों को आकर्षित किया है। यहाँ लैंड भी है,
लेबर फोर्स भी है, माइंस भी है और मिनरल भी है, उद्योग की संभावनाएं भी हैं और ढेर सारे अवसर भी है, शिक्षित युवा भी है और स्किल वर्कफोर्स भी है। हर तरह से मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा आकर्षक केंद्र पूरे भारत में बना हुआ है। मैं आज मध्य प्रदेश की जनता को भी ये बताना चाहता हूं कि एक जमाना था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों में गिनती की जाती थी। रोड, बिजली, सिंचाई, पानी की उपलब्धता, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश बीमारू माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी के सातत्यपूर्ण 20 साल के शासन के बाद आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क बना है, 6 हवाई अड्डे हैं, 31 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता है, जिसमें से 30% क्लीन एनर्जी है। IIM, IIT, एम्स, IITM, NIFT, NIFD जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान मध्य प्रदेश के युवाओं को ये मौकों के दोहन के लिए योग्य बनाते हैं और देश भर में सबसे ज्यादा खनिज संपदा प्राप्त करने वाले राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश है। मैंगनीज, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, कोयला, चूना पत्थर, लोएस, कई सारे मिनरल्स मध्य प्रदेश में उपलब्ध है और आज एक प्रकार से मध्य प्रदेश देश का कॉटन कैपिटल भी बन गया है। देश का 25% ऑर्गेनिक कॉटन का सप्लाई हमारा मध्य प्रदेश करता है और मध्य प्रदेश फूड प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। राज्य सरकार ने 2025 के वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में बनाने का तय किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास विधेयक पारित करने वाला मध्य प्रदेश देश में सबसे पहला राज्य बना है और मुझे विश्वास है कि सभी प्रयासों से मध्य प्रदेश पूरे भारत में टॉप अचीवर बनेगा। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर पोटेंशियल, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, ये सारा 100% एक्सप्लोरेशन करने में टीम मध्य प्रदेश सफल होगी, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, मोदी जी के 10 साल के शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें क्रमांक से छलांग लगाकर 5वें क्रमांक पर आई है और मुझे विश्वास है 2027 में हम विश्व की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर आगे बढ़ेंगे। फॉरेक्स रिजर्व हमारा 2 गुना हुआ है, जीडीपी 2 गुना हो चुका है और प्रति व्यक्ति आय भी 10 साल में 2 गुना हुई है। मगर मैं बड़े विश्वास के साथ मध्य प्रदेश और देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि ये 10 साल में हमने एक बहुत बड़ी बुलंद इमारत की नींव डालने का काम किया है। ये जो नींव डली है उस पर आने वाले 10 साल में भारत के विकास के कई नए आयाम गढ़े जाएंगे, क्योंकि इसके लिए ढेर सारे सुधार मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। मैं इसमें से सिर्फ बैंकिंग की बात करना चाहता हूं। एक 10 साल के अंदर 54 करोड़ लोगों को एक प्रकार से बैंकिंग की नेट में लाने का काम किया। ये ऐसे लोग थे जिनको आजादी के 75 साल तक बैंक अकाउंट खोलने का सौभाग्य भी नहीं मिला था। आज वो सभी को बैंकिंग उपलब्ध कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड और एनपीए को 2.5% से नीचे पहुंचाना, जीएसटी का सफल इंप्लीमेंटेशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, एक प्रकार से देखें तो 10 साल में 60,000 किलोमीटर राजमार्ग की वृद्धि हुई है, 8 लाख किलोमीटर गांवों के रास्ते बने हैं, हवाई अड्डे
174 की जगह 157 हुए हैं। रेलवे के वृद्धिकरण में डबल वृद्धि हुई है और कार्गो हैंडलिंग में भी डबल वृद्धि हुई है। और भारत ने नए इनिशिएटिव लेकर आने वाले 25 साल तक जो सेक्टर विश्व की अर्थ की नीति तय करने वाले हैं, विश्व की इकोनॉमी की दिशा तय करने वाले हैं, ऐसे सेक्टर में भारत आज फाउंडर बना है। चाहे एआई हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, ग्रीन एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, या पुराने सेक्टर जहां हम पिछड़े हुए थे, सेमीकंडक्टर और डिफेंस और हेल्थ हो, हर जगह पे हमने गैप को समाप्त करने का काम किया है। और मित्रों, आज मध्य प्रदेश की ये इन्वेस्टमेंट समिट ने न केवल मध्य प्रदेश, भारत के भी विकास को गति देने का काम किया है। और मैं आशा करता हूं कि मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में भारत के प्रमुख उद्योग को प्रस्तापित करने वाले राज्यों में से बनेगा और मध्य प्रदेश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगा। जो लोग विश्वास कर मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, मैं मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की ओर से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां एक पारदर्शी आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी मिलेगा, स्थायी नीतियां भी मिलेगी और 2 कदम आगे बढ़कर आपके सामने हाथ बढ़ाने वाला प्रशासन भी मिलेगा। आइए विश्वास के साथ मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करिए और मध्य प्रदेश को एक देश का प्रमुख राज्य बनाने में सहायता करें। अंत में सभी लोगों का बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और अभिनंदन कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।